हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हम भोजन यह कहाँ से आता है अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए और अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन आवश्यक है। तो आज के अध्याय में हम यही जानेंगे कि इन जीवित प्राणियों के लिए यह भोजन कहाँ से उपलब्ध होता है, किन किन सोर्सेज से यह भोजन आता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस है, तो यहाँ पर क्लास 6 के लेवल से ही पढ़ाया गया है। तो स्टार्टिंग में पहला क्रियाकलाप दिया गया है कि आपको क्या करना है। विद्यालय में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करनी है जो पूरे दिन में वो खाते हैं। उनकी एक सूची आपको तैयार करनी है, जिससे कि आपको एक जनरल अवेयरनेस हो सके कि आपके साथी, आपके दोस्त सुबह से शाम तक अपने खाने में क्या क्या शामिल करते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं को खाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अब सवाल ये आता है, खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। जैसे पके चावल की बात कर लेते हैं। पके चावल के बारे में सोचो तो पके चावल के लिए हम क्या करते हैं, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में हम उबालते हैं और इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। यानी पके चावल को बनाने के लिए हमें दो संगठक चाहिए। एक तो कच्चा चावल चाहिए और दूसरा चाहिए पानी। तभी तो हम इसे बना पाते हैं। बिना पानी के हम चावल को पका ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दो संगठक लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको तैयार करने में हमें कई प्रकार के संगठकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे सब्जी का एग्जाम्पल दिया गया है, तो सब्जी को बनाने में हमें कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल, ये सब आवश्यक होता है, तभी हमारी सब्जी तैयार हो पाती है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, कि कौन कौन से खाद्य व्यंजन बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे रोटी या चपाती का है, तो रोटी या चपाती बनाने के लिए आटा चाहिए और आटा को गूंथने के लिए जल चाहिए। दाल के लिए कच्ची दाल चाहिए आपको, जल चाहिए, नमक, तेल, घी और मसाले आपके स्वाद के लिए। तो तब आपकी पकी हुई दाल बन पाती है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये सभी जो सामग्री है निश्चित रूप से पौधों से प्राप्त होती है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। हम लोगों ने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी हैं। तो गेहूं और चावल यानी धान या गेहूं के जो खेत हैं, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो गई। कुछ खाद्य पदार्थ हमें पादपों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में दूध, अंडा, मुर्गा यानी मुर्गे का मांस, मछली, झींगा, ये सब शामिल हैं। अब देखिए, यहाँ पर वही सब क्रियाकलाप हैं। तो हम लोग चूंकि ये साइंस पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो क्रियाकलापों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम वो क्रियाकलाप ज़्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक सारणी दी गई है, खाद्य व्यंजन संगठक किससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो इडली की बात की गई है। इडली के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या इस्तेमाल होती है। चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सब इस्तेमाल होता है। तो चावल हमें पौधा या पादप से प्राप्त होता है। उड़द की दाल भी हमें पौधा या पादप से प्राप्त होती है। लेकिन नमक जो है ये पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है और ना ही जल हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। चिकन करी की बात करें तो चिकन करी को बनाने के लिए चिकन लगता है, यानी कि जो मुर्गा है वो लगता है। मसाला, तेल, घी, जल, इनकी आवश्यकता होती है। तो चिकन जो है क्या है, जंतु है। मसाले जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तेल या घी, देखिए तेल जो है, तेल पौधों के जो बीज होते हैं उनसे प्राप्त होता है। जैसे सरसों का तेल, तो सरसों का तेल सरसों के बीजों से प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही घी जो है, घी भी पौधों से भी प्राप्त होता है। यानी आपने देखा होगा वनस्पति घी, डालडा वगैरह जो है ये पौधों से बना होता है घी। इसके अलावा घी जो है जंतुओं से भी प्राप्त होता है। तभी लिखा हुआ है इसके आगे पौधे या जंतु, या तेल या घी यानी पौधे या जंतु। आगे यहाँ पर खीर के लिए क्या क्या चाहिए हमें। दूध चाहिए, तो दूध जो है जंतु से प्राप्त होता है। चावल जो है पौधे से प्राप्त होता है। चीनी भी पौधे से प्राप्त होता है। चीनी जो है गन्ने के रस से हमें प्राप्त होती है। यहाँ बताया गया है कि पौधे जो हैं
विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे या अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी जंतुओं वाले उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हम लोग भी करते हैं, यानी हमारी सुबह की जो आवश्यकता होती है, जैसे भारत के लगभग हर घर में सुबह सुबह चाय पी जाती है, तो चाय को बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तो दूध क्या है? एक जंतु उत्पाद है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? जैसे यहाँ बताया गया है, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, यानी हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फलों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कभी हम जड़ को, देखिए जड़ के रूप में हम, आपकी मूली है, गाजर है, शलजम है, तो ये सब क्या है? ये जड़ में आते हैं। तो इन जड़ों को हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं। कभी तना को, तने के रूप में आपका आलू आ जाता है। आलू एक तना है, अदरक आपका एक तना है, तो आलू, तना जो है, इनको भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूलों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक दिया गया एग्जाम्पल कि कभी आपने सीताफल या काशी फल, जिसको आम भाषा में हम कद्दू कहते हैं, तो कद्दू के फूलों को चावल की पिट्ठी होती है। चावल की पिट्ठी का मतलब है जो चावल को पीस कर उसका जो घोल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो पकौड़े वगैरह तलते हैं, तो पकौड़े वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका बेसन होता है, बेसन का घोल तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर चावल की पिट्ठी का मतलब हो गया जो पिसा हुआ चावल है उसका घोल। तो इसमें काशी फल के जो फूल हैं उनको डुबोकर बाद में पकौड़ी के रूप में तेल में फ्राई करके खाया जाता है। तो बोला गया है कि ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए, घर पे कभी बनवाइए, टेस्ट कीजिए और खा के देखिए कैसा लगता है आपको खाने में। तो यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक पेड़ का यहाँ पे चित्र दिया गया है और समझाने का प्रयास किया गया कि पेड़ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पुष्प है, ये वाला जो पार्ट है कली बोली जाती है। ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको तना बोला जाता है। ये जो है ये पत्ती है और नीचे की तरफ ये जड़ें हैं। जैसे आपने बंद गोभी देखी होगी, तो बंद गोभी क्या है? बंद गोभी एक पत्ती होती है, बंद गोभी पत्ती में आती है। यहाँ बताया गया है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण दिया गया है, सरसों का उदाहरण दिया गया है। तो सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का हम उपयोग साग के रूप में करते हैं। सरसों का साग आपने खाया होगा, सर्दियों के दिनों में बनता है, काफ़ी टेस्टी होता है। नहीं खाया है तो अपनी मम्मी से बोलिए, आपकी मम्मी बना के आपको खिलाएंगी। अब देखिए फिर से क्रियाकलाप आ गया है। तो सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे बैगन का भरता आ गया, तो बैगन का भरता हमें उसमें क्या क्या संगठक लगते हैं? एक तो बैगन हो गया, मिर्च मसाले के रूप में, यानी कि मिर्च मसाले लगते हैं बैगन का भरता बनाने में। तो बैगन क्या है? पौधे का कौन सा भाग है? फल है, ठीक है। यानी बैगन जो है पौधे के फल वाले भाग से में प्राप्त होता है। इसके अलावा फिर बोला गया है तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ये सब क्या है? ये बीज हैं। भाई तेल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं हम बैगन का भरता बनाने में। तो ये सब क्या है? तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ये सब क्या है? बीज हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो यहां पर ही बताया गया है। एक क्रियाकलाप और दिया गया है, क्रियाकलाप नंबर 5। यहां पर आपने मूंग और चने के कुछ सूखे बीज बताए गए कि मूंग और चने के आपको कुछ सूखे बीज लेने हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरा हुआ एक पात्र है, उसमें कुछ घंटे के लिए या 1 दिन के लिए डाल देना है। अगले दिन क्या करना है? अगले दिन आपको जल को पूरी तरह से निकाल देना है और बीजों को एक गिलास में रहने दें या फिर उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और कुछ समय के लिए रख दीजिए। तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? आप ये परिवर्तन देखेंगे लगभग 24 घंटे बाद उनमें से छोटे छोटे किल्ले जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, यानी वो अंकुरित हो जाते हैं। उनमें से अंकुरित जो कलियां हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो बीज से जैसे ये सब बाहर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे एक छोटी सी सफ़ेद संरचना आपको बाहर निकलती दिखाई देगी। तो छोटी सी सफ़ेद जो संरचना है ये बीज का अंकुरित पार्ट है। और अंकुरित बीज जो होते हैं हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद, काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, मैं तो अक्सर इसे डेली खाता हूँ, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए।
तो यहाँ पे बताया गया है कि अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या फिर उबाल भी सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो ये बताया क्रियाकलाप बताया गया कैसे आप अंकुरित कर सकते हैं, बीजों को आप कैसे अंकुरित करके आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर चना जो है, चने के अंकुरित रूप दिखाया गया है। अब देखिए शहद के बारे में, शहद की कहानी बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। देखिए फूल और उनका मकरंद होता है, फूल और उनका जो मीठा रस होता है, ये वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। लेकिन मधुमक्खियों को भोजन की आवश्यकता साल भर पड़ती है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? अपने छत्ते में इस मकरंद को, इस मीठे रस को एकत्रित कर लेती हैं। तो मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं? मधुमक्खियों का भोजन चुरा के अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु जो जो खाते हैं वो आपको बताना है क्या क्या जंतु खाते हैं। तो यहाँ पर आगे लिस्ट भी दी गई है। जैसे भैंस की बात कही गई है, जीव का नाम खाया जाने वाला भोजन। तो भैंस क्या खाती है? घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। खली का मतलब जानते होंगे, खल जो सरसों का तेल निकाला जाता है, सरसों के बीजों का जो तेल निकाला जाता है, तो तेल के निकालने के उपरांत उस सरसों का जो पिसा हुआ सूखा हुआ पार्ट बचता है उसको खली बोलते हैं। तो वो भैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है, तो भैंस को खिलाई जाती है। तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती ये सब भैंस खाती है। बिल्ली क्या है? बिल्ली छोटे जंतुओं को, पक्षियों को, दूध को, रोटी वगैरह ये भी खा लेती है। ठीक है। चूहा क्या है? चूहा अनाज वगैरह, अनाज के अलावा चूहा जो छोटे मोटे जो कीट वगैरह होते हैं उनको भी खा लेता है। तो चूहा जो अनाज वगैरह। शेर एक मांसाहारी प्राणी है, तो मांसाहारी में क्या करता है? दूसरे जंतुओं का शिकार करता है। बाघ भी एक मांसाहारी प्राणी है, तो बाघ भी दूसरे जंतुओं का शिकार करता है। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जो है कीट पतंगों को खाती है। छिपकली वही खाती है, छिपकली भी कीट पतंगों को खाती है। गाय, देखिए जो भैंस चीज खाती है, जो भैंस भोजन के रूप में ग्रहण करती है, ठीक वही वस्तुएं गाय भी भोजन के रूप में ग्रहण करती है, यानी घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, तो ये सब गाय भी खाती है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य पादपों से प्राप्त उत्पादों को भी खाता है, जंतु से प्राप्त उत्पादों को भी खाता है। तो मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। तितली क्या है? तितली फूलों का जो मकरंद होता है, मीठा रस होता है, उस पर निर्भर करती है। कौआ भी एक सर्वाहारी प्राणी है। कौआ आपका जो पेड़ या पादपों से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी खा लेता है, पशु पक्षियों के मांस को भी खा लेता है। तो कौआ और मनुष्य क्या है? सर्वाहारी प्राणी हैं। अब देखें यहाँ आगे क्रियाकलाप साथ में बताया गया है। तो जो जंतु केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं इन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, तो इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? तो इन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है, इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? जो जंतु केवल पौधे खाते हैं, पौधे और पादप खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है। और जो जंतु दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे प्राणियों को सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। तो शाकाहारी का उदाहरण बताया गया है। शाकाहारी का उदाहरण गाय है, भैंस है। मांसाहारी का शेर है, इसके अलावा बाघ है, ये मांसाहारी का उदाहरण है। सर्वाहारी का कौआ है, मनुष्य है, तो ये सर्वाहारी का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ चैप्टर का सारांश दिया गया है। इस सारांश को यहाँ पे समझाया गया कि चैप्टर में क्या क्या बोला गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉलम 1 में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनका कॉलम 2 से मिलान करना है। दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी क्या हैं? ये सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है? ये सभी सब्जियां हैं, ये सभी सब्जियां हैं। शेर, बाघ, ये क्या करते हैं? शेर, बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी लोग क्या करते हैं? शाकाहारी पादप और पादपों से प्राप्त उत्पादों को खाते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। इसमें क्या क्या आएगा? देखिए बाघ क्या है? बाघ एक मांसाहारी प्राणी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो का वाले में आएगा मांसाहारी, मैं लिख दे रहा हूं, का वाले में आएगा आपका मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। यानी हिरण क्या है? शाकाहारी प्राणी है। हिरण शाकाहारी है क्योंकि केवल ये पादप उत्पाद खाता है। तोता केवल क्या खाता है? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी पेड़ों से मिलने वाला जो उत्पाद है वही खाता है। तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। आगे बोला गया है जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। तो हम क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। दूध एक जंतु उत्पाद है और ये हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनसे प्राप्त होता है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? चीनी हमें मिलती है गन्ना से। इन चीनी बनती है गन्ने के रस से, तो चीनी हमें गन्ना से मिलती है। तो ऐसे करके आपके जो रिक्त स्थान है ये भी मैंने बता दिए हैं, रिक्त स्थानों में क्या क्या आएगा। तो आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि हमें किताब से ही पढ़ाया जाए, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखकर मैंने ये किताब से आपको वीडियो बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।